इस वीडियो लेक्चर में हम करने जा रहे हैं सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है वेक्टर्स। वेक्टर्स में हम इंटरेस्टेड हैं एक्सरसाइज 9.5 के रिमेनिंग क्वेश्चंस में। क्वेश्चन नंबर 7 से हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे कहा जा रहा है सपोज दैट ए एंड बी आर वेक्टर्स ऑफ यूनिट लेंथ्स। यूनिट लेंथ्स का मतलब है कि दोनों ही यूनिट वेक्टर्स हैं और हमसे कहा जा रहा है शो दैट ए प्लस बी इज अ वेक्टर which bisects the angle between A and B। A और B के दरमियान जो एंगल बन रहा होगा उसे A प्लस B बाइसेक्ट करेगा। पहले हम सवाल को यहाँ तक कर लेते हैं, पहले इसे प्रूफ कर लेते हैं। उसके लिए सबसे पहले तो आप ये अज्यूम कीजिए कि A और B दो वेक्टर्स हैं, दोनों अलग अलग वेक्टर्स हैं, लेकिन दोनों के मैग्नीट्यूड्स 1 यूनिट हैं। और इसके अलावा हमें क्या मालूम करना था कि A प्लस B एक बाइसेक्टर होगा, इन दोनों वेक्टर्स के एंगल को बाइसेक्ट करेगा। तो a प्लस बी चूँकि रिजल्टेंट है और रिजल्टेंट निकालने के लिए हम हेड टू टेल रूल का सहारा लेंगे। हेड टू टेल रूल के लिए सेकेंड वेक्टर को उठाकर फर्स्ट वेक्टर के हेड पर ड्रॉ कर लीजिए। यहाँ पर हमने b को उठाकर a पर ड्रॉ कर लिया और उसके बाद जब हम इसे ज्वाइन करेंगे तो हमें मिल जाएगा रिजल्टेंट a प्लस बी। अब हमें ये प्रूफ करना है कि ये जो a प्लस बी एंगल बनाएगा फ्रॉम वेक्टर a एंड फ्रॉम वेक्टर b, ये दोनों ही एंगल्स इक्वल होंगे, यानी कि ये जो अल्फ़ा है और ये जो बीटा है ये दोनों इक्वल होंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने एंगल अल्फ़ा बनाया है और ये रहा एंगल बीटा। हमें प्रूफ करना है कि ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे। बाइसेक्शन के लिए ये प्रूफ करना ज़रूरी है। इसके लिए हमने सबसे पहले लिखा जो चीज़ हमें गिवन थी, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी दोनों ही 1 यूनिट हमें गिवन है। सेकेंडली जो चीज़ हमें प्रूफ करनी है वो ये है, टू प्रूफ में हमने ये लिख दिया कि अल्फ़ा इक्वल टू बीटा प्रूफ करना है। अब हम इसको प्रूफ करते हैं। उसके लिए हम सहारा ले रहे हैं डॉट प्रोडक्ट का, और डॉट प्रोडक्ट में आता है कॉस ऑफ एंगल। कॉस ऑफ एंगल यानी कि कॉस ऑफ अल्फ़ा हम निकालना चाह रहे हैं। हमारा मकसद ये है कि हम कॉस अल्फ़ा निकालें और कॉस बीटा निकालें। अगर कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा के बराबर आ जाता है तो हम ये लिख देंगे कि अल्फ़ा बीटा के इक्वल है। कॉस अल्फ़ा किन दोनों के डॉट प्रोडक्ट्स में आएगा? कॉस अल्फ़ा इन दो वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट में आएगा, लिहाजा इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट हमने निकालना है ए डॉट ए प्लस बी। ए डॉट ए प्लस बी बराबर होगा मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ सेकेंड वेक्टर टाइम्स कॉस ऑफ एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। और यहाँ पर बिटवीन द टू वेक्टर्स एंगल बन रहा है अल्फ़ा, लिहाजा कॉस अल्फ़ा आ चुका है। कॉस अल्फ़ा को सेपरेट कर लेते हैं। कॉस अल्फ़ा को हमने कर लिया सेपरेट, और उसके बाद हम ये देखते हैं कि न्यूमरेटर में हमारे पास कुछ सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है। अगर हम इस a डॉट को मल्टीप्लाई में लिख देते हैं इस a के साथ और b के साथ तो कुछ बन सकता है। अगर हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो a डॉट a प्लस a डॉट b बन रहा है। अब यहाँ पर भी फर्दर सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल लग रही है कि a डॉट a हम कैलकुलेट कर सकते हैं। a डॉट a बराबर होगा मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ सेकेंड वेक्टर इनटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। अब a और a के दरमियान जो एंगल होगा वो 0 डिग्रीज बनेगा क्योंकि दोनों वेक्टर्स सेम हैं, इसलिए कॉस 0 1 होने पर हमें मिल जाएगा 1, यानी कि ये जो a डॉट a है ये इसकी वैल्यू 1 आ गई है। हम लिख देते हैं इसकी वैल्यू 1 प्लस a डॉट b डिवाइडेड बाय a प्लस b का मैग्नीट्यूड। सिमिलरली हम बीटा के लिए लिख देते हैं। बीटा किन दो चीज़ों के दरमियान एंगल है? बीटा है वेक्टर b और a प्लस b के दरमियान एंगल। अब हम इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो कॉस बीटा सेपरेट हो जाएगा और उसे हमने डायरेक्टली लिख दिया है इस तरह से। यहाँ पर भी न्यूमरेटर में सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है। अगर आप b डॉट को a के साथ भी लिख देंगे और b के साथ भी लिख देंगे, इस तरह से बन जाएगा b डॉट a प्लस b डॉट b। यहाँ पर भी b डॉट b जो हो जाएगा वो 1 हो जाएगा सिमिलर टू a डॉट a, और हमें मिल रहा है b डॉट a प्लस 1। अगर हम b डॉट a को बाद में लिख लें तो ये बन जाएगा 1 प्लस b डॉट a, और चूंकि a डॉट b और b डॉट a दोनों इक्वल होते हैं, कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है डॉट प्रोडक्ट के केस में, इसीलिए हम b डॉट a को a डॉट b भी लिख सकते हैं। जी, अब यहाँ पर हम देखते हैं कि दोनों चीज़ें बराबर हो गई हैं, लिहाजा हम लिख देंगे कॉस अल्फा इक्वल टू कॉस बीटा। एंड फाइनली अल्फा इक्वल टू बीटा हो जाएगा। यहाँ तक कर लिया हमने प्रूफ।
नेक्स्ट हमसे ये कहा जा रहा है hence find a vector which bisects the angle between 3i plus 2j plus 6k and 9i plus 6j plus 2k। इन दो वेक्टर्स के दरमियान जो एंगल बन रहा है उसे बाइसेक्ट करने वाला वेक्टर मालूम करना है। आप जानते हैं कि अगर ये दोनों वेक्टर्स, पहले वेक्टर को आप a कह दें, दूसरे वेक्टर को b कह दें, तो ज़रूरी नहीं कि a प्लस b उन्हें बाइसेक्ट करे। बाइसेक्शन के लिए ज़रूरी है कि ये दोनों यूनिट वेक्टर्स हों, लिहाजा हम पहले इन्हें यूनिट वेक्टर्स में कन्वर्ट करेंगे। हम लिखते हैं कि लेट a बी द यूनिट वेक्टर ऑफ द फर्स्ट वेक्टर एंड b बी द यूनिट वेक्टर ऑफ सेकेंड वेक्टर। अब दोनों के ही यूनिट वेक्टर्स हमें निकालना है। यूनिट वेक्टर निकालने के लिए प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि वेक्टर को उसी के अपने मैग्नीट्यूड से हम डिवाइड कर देते हैं। लिहाजा a निकालने के लिए आपको करना होगा वेक्टर को उसके अपने मैग्नीट्यूड से डिवाइड करने पर मिल रहा है, मैग्नीट्यूड आ रहा है इसका √49 और ये हो जाएगा 7। लिहाजा हम लिख सकते हैं कि 1/7 टाइम्स फर्स्ट वेक्टर। सिमिलरली वेक्टर b निकालने के लिए, जो कि है सेकेंड वेक्टर का यूनिट वेक्टर, हम मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर लेते हैं यहाँ पर भी। इस तरीके से हमें यहाँ पर मिल जाता है 1/11 और 1/11 को आपने इस तरह से लिख लिया। वेक्टर a और वेक्टर b ना हमें मिल चुके हैं जो कि यूनिट वेक्टर्स हैं। अब अगर हम इनका रिजल्टेंट मालूम करेंगे तो ये गिवन वेक्टर के एंगल को बाइसेक्ट करता हुआ जाएगा। a प्लस बी कैलकुलेट कर लेते हैं। a प्लस बी कैलकुलेट करने पर हमें ये मिल रहा है 1/7 टाइम्स 3i प्लस 2j प्लस 6k एंड 1/11 टाइम्स 9i प्लस 6j प्लस 2k। दोनों वेक्टर्स को ऐड कर लेने पर हमें मिल रहा है 1/77 टाइम्स 96 प्लस 64j प्लस 80k। ये वेक्टर हमारा एक ऐसा वेक्टर है जो कि a और b को बाइसेक्ट करेगा और a और b गिवन वेक्टर्स की डायरेक्शन में है, लिहाजा ये उनके एंगल को भी बाइसेक्ट करेगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। ये जो पूरा सोल्यूशन है आप PDF फॉर्म में डाउनलोड कर सकते हैं। अब इससे पहले कि हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ जाएं, हमें कुछ थ्योरी पढ़नी है, वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। इससे पहले जितनी भी हमने डिस्कशन की है वो सारी की सारी डॉट प्रोडक्ट के बारे में थी। डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट को हम कैसे डिफाइन करते हैं। अब हम बात कर रहे हैं वेक्टर प्रोडक्ट की, जो कि क्रॉस प्रोडक्ट भी कहलाता है। और इसे वेक्टर प्रोडक्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका जो जवाब होता है, दो वेक्टर्स को जब आप मल्टीप्लाई करें और उसका जवाब वेक्टर आ जाए तो उसे हम वेक्टर या फिर क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं। अब चूंकि जवाब एक वेक्टर है तो उसका एक मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगी। और सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि मैग्नीट्यूड क्या होगा। डॉट प्रोडक्ट की तरह यहाँ पर भी जो मैग्नीट्यूड होता है क्रॉस प्रोडक्ट का, वो होता है मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर। लेकिन यहाँ पर जो डिफरेंस है वो है एंगल का, कि एंगल का कोसाइन लेने के बजाय हम साइन लिया करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट के केस में। अब हम बात करते हैं डायरेक्शन की, कि क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन क्या होती है। उसके लिए आपको समझना होगा राइट हैंड की मदद से, क्योंकि हम राइट हैंडेड सिस्टम को फॉलो करेंगे, लिहाजा अपने राइट हैंड को यूज़ करना है। अगर आप राइट हैंड की ये वाली फिंगर, जिसे हम इंडेक्स फिंगर कहते हैं, फर्स्ट वेक्टर के अलॉन्ग रख दें, फर्स्ट वेक्टर ए के अलॉन्ग रख दें, और ये जो दूसरी वाली फिंगर है मिडिल फिंगर, उसे आप वेक्टर बी के अलॉन्ग रख देते हैं, तो फिर जो थंब की डायरेक्शन होगी वो क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन होगी। यहाँ पर जो क्रॉस प्रोडक्ट ए क्रॉस बी आप देख रहे हैं, ये वेक्टर ए पर भी परपेंडिकुलर है और वेक्टर बी पर भी परपेंडिकुलर है। याद रखिएगा कि क्रॉस प्रोडक्ट दोनों वेक्टर्स पर परपेंडिकुलर होता है। अब परपेंडिकुलर डायरेक्शन डाउनवर्ड भी हो सकती थी और अपवर्ड भी हो सकती थी, लेकिन हमने यहाँ पर अपवर्ड को कन्वेंशनली सपोज किया है कि ये पॉजिटिव डायरेक्शन है ए क्रॉस बी की। अब हम कर लेते हैं डायरेक्शन के हवाले से कुछ प्रैक्टिस। यहाँ पर हमें गिवन है दो वेक्टर्स और हमें बताना है कि ए क्रॉस बी की डायरेक्शन क्या होगी। ए क्रॉस बी की डायरेक्शन बताने के लिए हमने ले लिया है राइट हैंड। राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर को फर्स्ट वेक्टर के अलॉन्ग रखें और सेकेंड फिंगर को यानी मिडिल फिंगर को वेक्टर बी के अलॉन्ग रखें, तो फिर जो थंब की डायरेक्शन बन रही है वो डाउनवर्ड बन रही है, लिहाजा यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी और दोनों ही पर परपेंडिकुलर ये वेक्टर होगा। अब हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि ऑल्सो फाइंड द डायरेक्शन ऑफ
बी क्रॉस है। अब हमने यहाँ पर पोलैरिटी रिवर्स कर दी है, पहले हमने वेक्टर बी को रख दिया है और सेकेंडली हमने वेक्टर ए को रखा है, यानी बी क्रॉस ए की डायरेक्शन बताएं कि क्या होगी। उसके लिए भी आप अपने राइट हैंड का इस्तेमाल करेंगे, इंडेक्स फिंगर को फर्स्ट वेक्टर यानी वेक्टर बी के अलॉन्ग रखना है और मिडल फिंगर को सेकंड वेक्टर ए के अलॉन्ग रखना है, और इस तरह से यहाँ पर थंब की डायरेक्शन जो बन रही है वो अपवर्ड बन रही है, लिहाजा बी क्रॉस ए की डायरेक्शन अपवर्ड होगी। ये बात नोट करने की है कि ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो बी क्रॉस ए के मैग्नीट्यूड के इक्वल ज़रूर होगा, लेकिन जो डायरेक्शन होगी दोनों ही की अपोजिट है। दोनों ही वेक्टर्स ए और बी दोनों पर परपेंडिकुलर हैं, लेकिन जो दोनों की डायरेक्शंस हैं वो आपस में रिवर्स हैं, ऑपोजिट हैं। लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए। ये माइनस साइन बता रहा है कि दोनों ही की डायरेक्शन ऑपोजिट हैं एक दूसरे से। अब हम देखते हैं कि कार्टेशियन फॉर्म में क्रॉस प्रोडक्ट हम किस तरह से निकालते हैं। जिस तरह से हमने ये देखा था कि कार्टेशियन फॉर्म में अगर वेक्टर ए और बी गिवन होंगे तो डॉट प्रोडक्ट कैसे निकलेगा, तो अब यहाँ पर हमें देखना है कि कार्टेशियन फॉर्म में अगर वेक्टर्स गिवन हैं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकलेगा। क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए हम सपोज करते हैं इफ ए इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप एंड वेक्टर बी इक्वल टू बी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए हमने दोनों वेक्टर्स ए और बी को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के सिंबल के साथ लिख लिया। अगर आप अब मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको मिलेंगी 9 टर्म्स। जिस तरह से आपको डॉट प्रोडक्ट में मिली थी 9 टर्म्स, यहाँ पर भी आपको 9 टर्म्स मिल रही हैं एक्सपेंड करने पर। इन 9 टर्म्स में हम इंटरेस्टेड हैं डायगोनल वाली टर्म्स में, जिसमें आई क्रॉस आई आ रहा है, जे क्रॉस जे आ रहा है और के क्रॉस के आ रहा है। आई क्रॉस आई होगा मैग्नीट्यूड ऑफ, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा ये हम देखना चाहते हैं। इसका मैग्नीट्यूड होगा मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर जो कि है 1, आई का जो मैग्नीट्यूड है वो 1 यूनिट होता है, और सेकंड वेक्टर भी आई है, इसका भी मैग्नीट्यूड 1 यूनिट है। और आप जानते हैं कि डेफिनेशन ये थी कि साइन ऑफ एंगल लेना है बिटवीन टू वेक्टर्स। यहाँ पर एंगल बन रहा है 0 डिग्रीज और 0 डिग्री लेने पर साइन 0 आ जाता है, जिसकी वजह कर जो आई क्रॉस आई का मैग्नीट्यूड है वो 0 हो जाएगा। अब हम इसे लिख सकते हैं कि आई क्रॉस आई 0 हो चुका है, जे क्रॉस जे भी सेम रीज़न की वजह कर 0 हो जाएगा क्योंकि इसके अंदर भी साइन 0 डिग्रीज इन्वॉल्व होगा। के क्रॉस के भी 0 हो जाएगा। ये तीनों टर्म्स वैनिश हो जाएंगी। अब रह जाती हैं हमारे पास 6 टर्म्स। इन 6 टर्म्स का क्या करना है, सबसे पहले तो आप देखते हैं आई क्रॉस जे को। आई क्रॉस जे का मैग्नीट्यूड कितना होगा, आई क्रॉस जे का मैग्नीट्यूड हम चेक कर लेते हैं कितना होगा। आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे का मैग्नीट्यूड होगा मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर एंड साइन ऑफ एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। और यहाँ पर 2 वेक्टर्स हैं, पहला वेक्टर आई है, दूसरा वेक्टर जे है। अब आप यहाँ देख सकते हैं फिगर में कि आई वेक्टर अलॉन्ग एक्स एक्सिस है और जे वेक्टर अलॉन्ग वाई एक्सिस है, तो इनके दरमियान जो एंगल बन रहा होगा वो 90 डिग्रीज का बन रहा होगा। 90 डिग्रीज का एंगल हमने लिख दिया साइन 90। साइन 90 1 होता है और यहाँ पर 3 दफ़ा 1 आ रहा है, इसका मतलब ये है कि आई क्रॉस जे का मैग्नीट्यूड 1 यूनिट होगा। मैग्नीट्यूड तो 1 यूनिट होगा, लेकिन डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन किस तरह देखते हैं हम, राइट हैंड से डायरेक्शन को देखते हैं। आई क्रॉस जे की जो डायरेक्शन होगी, अगर आप अपने इंडेक्स फिंगर को वेक्टर आई के अलॉन्ग रख लें और अपनी इंडेक्स फिंगर के बराबर वाली मिडल फिंगर को आप सेकंड वेक्टर जे के अलॉन्ग रख लें, तो थंब की डायरेक्शन आ रही है अपवर्ड। इसका मतलब कि अलॉन्ग के होगा ये, तो आप आई क्रॉस जे की जगह क्या लिख सकते हैं, के लिख सकते हैं, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो 1 है और डायरेक्शन के है, लिहाजा आपने ये लिख लिया। अब आप बार बार यहाँ पर राइट हैंड का इस्तेमाल करेंगे तो इस तरह से तो बहुत देर हो जाएगी। यहाँ पर हम एक ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं और उस ट्रिक को आप इस तरह समझिए कि आई जे के को आप एरोज लगाकर बना लीजिए। ये जो आपका सिस्टम है ये राइट हैंडेड सिस्टम है कि आई और जे के बाद के आता है, फिर उसके बाद सर्किल में घूमते रहें तो आई जे के आई जे के आई जे के। जब तक आप इस सीक्वेंस को फॉलो करेंगे, यानी आई से जे, जे से के की तरफ आएंगे,
तो फिर जो आंसर होगा वो पॉजिटिव आएगा। जिस तरह से आई क्रॉस जे करने पर पॉजिटिव के आया था, ये एरो जाहिर कर रहे हैं कि आई टूवर्ड्स जे जाने पर के मिलेगा, ना कि नेगेटिव के। और अगर आप ये जो एरोज बने हुए इसके मुखालिफ डायरेक्शन में जाएंगे तो आपको नेगेटिव यूनिट वेक्टर मिलेगा। इसका मतलब ये है कि अगर आप इस सेकंड वाले को देखते हैं, आई क्रॉस के है यहाँ पर, तो आई क्रॉस के लिए आपको इस एरो की मुखालिफ डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, इस तरह से जाना पड़ेगा। तो आपके पास जे नहीं आएगा बल्कि माइनस जे आएगा, तो हम इसके बदले लिख सकते हैं माइनस जे। अब हम नेक्स्ट को देखते हैं कि क्या लिखा है, जे क्रॉस आई लिखा है। जे क्रॉस आई किस तरह से हम चेक करते हैं, जे क्रॉस आई के लिए भी आपको मुखालिफ डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, तो के नहीं आएगा बल्कि माइनस के आ जाएगा। यहाँ पर हम इसे लिख देते हैं माइनस के। अब नेक्स्ट आपके पास है जे क्रॉस के। जे क्रॉस के यहाँ पर चेक कीजिए कि जे क्रॉस के ओके, ये इन द डायरेक्शन है, अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ एरोज जा रहे हैं, तो इसका मतलब आई आएगा यहाँ पर, माइनस आई नहीं आएगा, आई आएगा। इसके बाद आ रहा है के क्रॉस आई। के क्रॉस आई के लिए आपको अलॉन्ग द डायरेक्शन जाना पड़ रहा है, तो इसका मतलब कि जे आएगा, माइनस जे नहीं आएगा। अब ये आखिरी वाला रह गया के क्रॉस जे। के क्रॉस जे के लिए क्या करना होगा, के क्रॉस जे के लिए आपको रिवर्स डायरेक्शन में जाना पड़ रहा है, लिहाजा यहाँ पर जो आंसर आएगा वो माइनस आई आएगा। अब आपको ये 6 टर्म्स मिल चुकी हैं जिसको आपने सिंप्लीफाई कर लिया है। 2 दफ़ा आई अपेयर हो रहा है, 2 दफ़ा जे और 2 दफ़ा के। सबसे पहले तो आप आई को लिख लीजिए, फिर जे को, फिर के को, यानी कि रीअरेंज कर लीजिए। उसके बाद जो पहली 2 टर्म्स हैं जिनमें आई कॉमन आ रहा है उसे कॉमन ले लीजिए। सेकेंडली, ये इन 2 टर्म्स में जे कॉमन आ रहा है, अब जे को कॉमन ले लीजिए और के को भी कॉमन ले लीजिए। हमने यहाँ पर माइनस साइन इंटेंशनली बाहर रखा हुआ है और इसका रीज़न आगे देखते हैं। हमने इन 3 टर्म्स जो कि हमारे पास बन रही हैं, आई वाली, जे वाली और के वाली, इनको रीअरेंज कर लिया है, एक साथ लिख लिया है। अब आप ये देख सकते हैं कि ये तीनों ही चीज़ें 2/2 का डिटर्मिनेंट लग रही हैं। 2/2 का डिटर्मिनेंट इस तरह से अब आप देख सकते हैं कि ये 2/2 के डिटर्मिनेंट्स थे। और अब आप इन 3 डिटर्मिनेंट्स को देखें तो ये 3/3 की एक्सपेंशन लग रही है, एक 3/3 डिटर्मिनेंट की एक्सपेंशन जो कि इस तरह से दिख रहा है। तो ये वो फॉर्मूला है जो कि बहुत ही फेमस है ए क्रॉस बी का। ए क्रॉस बी निकालने के लिए अगर वेक्टर्स कार्टेशियन फॉर्म में गिवन हो तो आप आई जे के को फर्स्ट रॉ में लिख लेते हैं, सेकंड रॉ में फर्स्ट वेक्टर के कंपोनेंट्स को लिखते हैं, जबकि थर्ड रॉ में सेकंड वेक्टर के कंपोनेंट्स को लिखते हैं। यहां पर आप इसी डिटर्मिनेंट के फॉर्मूले को यूज करके क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। फाइंड ए क्रॉस बी वेयर ए वेक्टर और बी वेक्टर जो है वो कार्टेशियन फॉर्म में गिवन है। आप ये इसका सोल्यूशन लिखते हैं। सोल्यूशन में आप ए क्रॉस बी का वही डिटर्मिनेंट वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। ए एक्स ए वाई ए जेड जो हैं वो ए के कंपोनेंट्स हैं। कंपोनेंट्स में आपने लिख दिया 2 3 4 1 -1 एंड +1। अब आप इसको रो 1 से एक्सपेंड कर लें तो आपको ये 2/2 की एक्सपेंशन मिल जाती है। इस डिटर्मिनेंट को भी आप एक्सपेंड कर लेंगे तो ये मिल रहा है 7i + 2j - 5k। इस तरह से आप इवेलुएट कर सकते हैं ए क्रॉस बी को, जो कि आ रहा है 7i + 2j - 5k। ये क्वेश्चन नंबर 8 का एक ही सवाल हमने किया है, बाकी के सवालात हैं आप किताब से देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड साइन ऑफ एंगल बिटवीन ए एंड बी। फाइंड साइन ऑफ एंगल बिटवीन ए एंड बी। इसका मतलब है कि ए और बी के दरमियान जो एंगल है उसका साइन मालूम करना है फॉर द वेक्टर्स ए एंड बी ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में जो वेक्टर्स दिए हुए हैं उन्हें आप ए बी का नाम देकर यहाँ पर साइन ऑफ ए एंड बी निकालना चाह रहे हैं। हमने पहला सवाल ले लिया है 2i - 6j + 3k एंड i + 2j - 2k। आप इनका साइन ऑफ एंगल निकालना चाह रहे हैं। उसके लिए आप क्रॉस प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला लगाते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड साइन ऑफ एंगल बिटवीन ए एंड बी। साइन ऑफ एंगल बिटवीन ए एंड बी को सेपरेट कर लीजिए, इसे आप बना दीजिए इक्वेशन नंबर 1
और इक्वेशन नंबर 1 को इस्तेमाल करने से पहले आपको मालूम करना होगा ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। और ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड तब आएगा जब आपके पास ए क्रॉस बी आएगा। ए क्रॉस बी आप आसानी से मालूम कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर जो दोनों वेक्टर्स हैं कार्टेशियन फॉर्म में गिवन है और आप डिटर्मिनेंट वाला फॉर्मूला लगा देते हैं और यहाँ पर हमने कंपोनेंट्स भी सब्स्टिट्यूट कर दिए। अब इसे फर्दर सॉल्व करने पे आपको मिल जाएगा 6i + 7j + 10k। ए क्रॉस बी आपके पास आ चुका है और वेक्टर ए और बी ऑलरेडी आपको पता है, लिहाजा बस आप इस फॉर्मूला नंबर 1 को यानी कि इक्वेशन नंबर 1 को यूज करेंगे। ये हमने तमाम के तमाम कंपोनेंट्स यहाँ पर लिख दी हैं, मैग्नीट्यूड निकाल लिया है। इसे फर्दर सिंप्लीफाई करने पर आपको मिल रहा है √185 डिवाइडेड बाय 7 × 3। 7 3 = 21 हो जाता है और यही आपका साइन ऑफ एंगल बिटवीन ए एंड बी हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है फाइंड द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द फॉलोइंग पेयर ऑफ वेक्टर्स u एंड v। u और v पर परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर मालूम करना है। एक ऐसा वेक्टर जो कि परपेंडिकुलर भी हो और उसका मैग्नीट्यूड भी 1 हो। तो मैग्नीट्यूड तो 1 बनाने के लिए आप वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं। परपेंडिकुलर कैसे बनाएंगे एक वेक्टर को? दो वेक्टर्स पर यकीनन उनका क्रॉस प्रोडक्ट मालूम करके, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट एक ऐसा वेक्टर होता है जो दोनों गिवन वेक्टर्स पर परपेंडिकुलर होता है। तो u क्रॉस v यहाँ पर आपने निकालना है और u क्रॉस v ज़रूरी नहीं कि यूनिट वेक्टर हो। तो उसके बाद आपने करना ये होगा कि उसको उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करके यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करना होगा। यहाँ पर देखिए कि हमने मालूम करना है सिंस u क्रॉस v इज परपेंडिकुलर टू u एंड v, तो u क्रॉस v मालूम कर लीजिए। कार्टेशियन फॉर्म में वेक्टर्स गिवन है, लिहाजा यहाँ पर आप वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर लीजिए। कंपोनेंट्स की वैल्यू आ रही है 1 1 0 0 1 1 और आप जब डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो आपको u क्रॉस v का आंसर मिल रहा है i - j + k। अब इसे हम फर्दर इसके अपने ही मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो यूनिट वेक्टर आ जाएगा। हम कहते हैं कि द परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर n कैप परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर है जो कि u पर भी परपेंडिकुलर है, v पर भी परपेंडिकुलर है। तो ये क्या होगा, यूनिट वेक्टर निकालने के लिए आपने u क्रॉस v को डिवाइड कर दिया है u के अपने ही मैग्नीट्यूड से और आपको इस तरह से मिल रहा है। इसका मैग्नीट्यूड √3 हो जाएगा और इस √3 को आप कॉमन लेकर अलग से लिख सकते हैं 1/√3 टाइम्स i - j + k। तो ये एक ऐसा वेक्टर है जो कि परपेंडिकुलर होगा u पर भी और v पर भी, और इसके अलावा इसका मैग्नीट्यूड भी 1 यूनिट है क्योंकि हमने वेक्टर को उसके अपने मैग्नीट्यूड से डिवाइड करके नॉर्मलाइज कर लिया है, यूनिट वेक्टर बना लिया है। यही हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 10 का। क्वेश्चन नंबर 10 के भी रिमेनिंग क्वेश्चंस आपने खुद करने। अब हम बात कर रहे हैं अपने नए टॉपिक क्रॉस प्रोडक्ट एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल के बारे में। मान लीजिए कि आपके पास दो वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी, उनके दरमियान एंगल थीटा है। अब आप देख सकते हैं कि ये दो वेक्टर्स एक ट्राइंगल भी डिफाइन कर रहे हैं और आप इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट भी ले सकते हैं। हमें यहाँ पर देखना है कि क्रॉस प्रोडक्ट और एरिया ऑफ ट्राइंगल के दरमियान में क्या रिलेशन आने वाला है। अगर आप वेक्टर बी के हेड से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लें जिस तरह से फिगर में शो किया जा रहा है, उसके बाद आप ये देख सकते हैं कि ये जो सामने वाला परपेंडिकुलर होगा इसकी लेंथ होगी b sin थीटा। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा। ये वही b sin थीटा है जो कि क्रॉस प्रोडक्ट की डेफिनेशन में क्रॉस प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड में अपेयर हो रहा होता है। एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये जो कलर्ड एरिया ऑफ ट्राइंगल आप देख रहे हैं, इसका जो फॉर्मूला होता है हाफ बेस इनटू अल्टीट्यूड। यही होता है ट्राइंगल का फॉर्मूला, हाफ बेस इनटू अल्टीट्यूड। बेस अगर आप यहाँ पर अलोंग ए जो वेक्टर है उसे मान लेते हैं, उस साइड को आप कह देते हैं बेस, तो आप यहाँ पर उसकी लेंथ को रख सकते हैं a, और अल्टीट्यूड जो है ये जो आपने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है यही अल्टीट्यूड बन जाएगा जो कि है b sin थीटा।
तो इस तरह से एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला इस्तेमाल करने पर आपको मिल रहा है हाफ ए बी साइन थीटा। ये जो ए बी साइन थीटा है ये क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड है। तो आप लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी फॉर्मिंग द ट्राइंगल। ये हाफ लगाना बहुत ज़रूरी है, अगर आप हाफ नहीं लगाएंगे तो ये एरिया डबल हो जाएगा। जब ये एरिया डबल होगा तो ये ट्राइंगल का एरिया नहीं बनेगा बल्कि पैरेललोग्राम का एरिया बन जाएगा। क्रॉस प्रोडक्ट अब बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप उसे 1/2 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तब वो आपको एरिया ऑफ पैरेललोग्राम देगा, लेकिन अगर आप उसे हाफ कर लेंगे तो वो जो कॉरेस्पॉन्डिंग ट्राइंगल है जिसे आप येलो कलर में यहाँ देख रहे हैं उसका एरिया आ जाएगा। हाफ से मल्टीप्लाई करना ज़रूरी है अगर आपने ट्राइंगल का एरिया मालूम करना है, वरना तो पैरेललोग्राम का एरिया आ जाएगा। ये हमने टॉपिक पढ़ना था। ये ट्राइंगल का जो एरिया का फॉर्मूला है वो याद रखिए, क्योंकि जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमसे एरिया ही पूछा जा रहा है, लेकिन यहाँ पर हमें 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं। 3 पॉइंट्स की तो बात नहीं की जा रही थी, हमने तो 2 वेक्टर्स की बात की थी। सवाल पढ़ते हैं, फाइंड द स्केलर यानी कि एरिया ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी वेयर ए बी सी आर द पॉइंट्स। यहाँ पर 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं। इन तीनों पॉइंट्स को जब आप ज्वाइन करेंगे तो आप 2 वेक्टर्स अज्यूम कर सकते हैं। किस तरह से, आइए देखते हैं। हम इसके सोल्यूशन की तरफ आते हैं। हमने लिखा एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है हाफ इनटू क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स। और पहला वेक्टर हमने ले लिया है साइड ए बी के अलाउंग और दूसरा वेक्टर ले लिया है आपने साइड ए सी के अलाउंग। अब वेक्टर मालूम करने का जो तरीका है ये प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि अगर आपने ए बी वेक्टर मालूम करना है तो आप करेंगे टर्मिनल माइनस इनिशियल। यहाँ पर जो वेक्टर टर्मिनेट हो रहा है वो बी पर हो रहा है और इनिशिएट हो रहा है वो ए से हो रहा है, तो आपने करना है टर्मिनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट यानी बी माइनस ए। बी माइनस ए को आप इस तरह लिख सकते हैं, वेक्टर पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स लिख दिए और पॉइंट ए के भी कोऑर्डिनेट लिख दिए। अब इनको सब्ट्रैक्ट कर लेना है। याद रहे एक्स कोऑर्डिनेट को एक्स कोऑर्डिनेट से ऑपरेट कीजिएगा, वाई को वाई से, जेड को जेड से। इस तरह से आपको मिल रहा है ये पॉइंट -1, 0, 3। ए बी वेक्टर इस तरह से आपको मिल रहा है। ये जो आपके पास कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं ये एक्चुअल में वेक्टर ए बी को जब आप ओरिजिन से ड्रॉ करेंगे तब उसका जो टर्मिनल पॉइंट होगा वो ये वाला पॉइंट होगा। तो इस पॉइंट को आप पॉइंट नहीं बल्कि इस ए बी वेक्टर के कंपोनेंट समझ लीजिए। इसी तरह से आप वेक्टर ए सी भी मालूम कर लीजिए। वेक्टर ए सी सी माइनस ए होगा यानी टर्मिनल माइनस इनिशियल। सी और ए की वैल्यूज़ को पुट कर दीजिए और उसके बाद सब्ट्रैक्शन कर लीजिए तो आपको मिल रहा है ए सी वेक्टर -1, -4 एंड 5। अब आप ए सी और ए बी का क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे। क्रॉस प्रोडक्ट इसलिए क्योंकि आपको मैग्नीट्यूड निकालना है इस क्रॉस प्रोडक्ट का, जिसको हाफ करने पर एरिया ऑफ ट्राइंगल मिलेगा। लिहाजा क्रॉस प्रोडक्ट आपने डिटर्मिनेंट वाले फॉर्मूले से निकाल लिया 12y + 2j + 4k, और एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लगाया है कि हाफ ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी क्रॉस ए सी। ए बी क्रॉस ए सी आपने पहले ही निकाल लिया था, उसका मैग्नीट्यूड आपने निकाला हाफ इंटू √12² + 2² + 4²। इसे सिंप्लीफाई करने पर 144 + 4 + 6 164 हो गया √164। और इसमें से अगर आप 4 कॉमन लेके रूट से बाहर निकाल लें तो ये अपॉन का 2 कैंसिल हो जाएगा, जवाब आएगा √41। यही हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल है। एरिया ऑफ ट्राइंगल में आप ये लिख सकते हैं यहाँ पर स्क्वायर यूनिट्स, और ये आपका आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे पूछा जा रहा है फाइंड अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन थ्रू द पॉइंट्स P1, P2, P3 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ पॉइंट्स। और इसमें हमने सिर्फ पार्ट नंबर 1 को किया, रिमेनिंग पार्ट्स आपने खुद करने हैं। P1 है 1, 3, 5, P2 है 2, -1, 3 और P3 है -3, 2, -6। ये 3 पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं। ये तीनों पॉइंट्स 3 डायमेंशनल स्पेस में हैं
और इन तीनों पॉइंट्स को मिलाने पर एक ट्राइंगल मिल रहा होगा। उस ट्राइंगल के अलोंग एक प्लेन होगा जो कि उस ट्राइंगल को कंटेन करेगा। पॉइंट P1 को भी, पॉइंट P2 को भी, पॉइंट P3 को भी कंटेन करेगा। आपको ये टास्क दिया गया है कि आपने एक वेक्टर मालूम करना है जो उस प्लेन पर परपेंडिकुलर हो। तो उस प्लेन पर परपेंडिकुलर होने के लिए आपने क्रॉस प्रोडक्ट ही निकालना होगा। लेकिन किन दो वेक्टर्स का? यहाँ तो 3 पॉइंट्स दिए हुए, तो सबसे पहले आप कन्वर्ट कर लीजिए एक वेक्टर में, बल्कि 2 वेक्टर्स में। एक वेक्टर आप ले लीजिए पॉइंट P1 P2 के अलाउंग, जो कि हो जाएगा P2 माइनस P1, और P2 माइनस P1 करने पे आपको 1, -4, -2 मिल रहा है। और सेकेंडली आप एक और वेक्टर मालूम कर लीजिए P1 P3 के अलाउंग, जो कि P1 से इनिशिएट होगा और टर्मिनेट होगा पॉइंट P3 पर, जो कि बराबर होगा P3 माइनस P1 के। और ये आ रहा है -4, -1, -11। अब इन दो वेक्टर्स P1 P2, P1 P3, इन दोनों वेक्टर्स का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो आप मालूम कर लीजिए डिटर्मिनेंट के फॉर्मूले में एक्सपेंड करके, जो कि हमें मिल रहा है 42i + 19j - 17k। ये जो वेक्टर है ये P1 P2 P3 तीनों से जो प्लेन पास कर रहा है उस पर परपेंडिकुलर होगा। दिस इज द वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ P1 P2 एंड P3। और यहाँ पर एक्सरसाइज 6.5 ख़त्म हो जाती है। अब अगली एक्सरसाइज आप नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।